Hi, wisdom. Wisdom is knowing what to do next. Skill. Skill is knowing how to do it. And virtue is doing it. Today is 15th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अल बरूनी ने लिखा है इस किताब को जिसका नाम है किताब अल हिंद। 1191 में हुआ था बैटल ऑफ तराइन। ये स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 90। फिर खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे, फिर सैयद, फिर लोधी। तो ये सारी डायनेस्टीज मिलके बनाती है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक। विच रूलर इन्वेंटेड इनोवेटिव चेहरा एंड दाग सिस्टम? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अबुल फजल इब्न मुबारक ने लिखा था अकबर नामा। अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था ये दहसाला सिस्टम। आज के सवाल है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का मतलब क्या होता है? व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? नेम द थ्री पिटिका। थ्री पिटिका है बुद्धिज्म में, इनके नाम क्या है? नेम द फोर नोबल ट्रूथ। फोर नोबल ट्रूथ आर्य सत्य हैं ऑफ बुद्धिज्म। नेम द थ्री रत्न। तीन रत्न हैं बुद्धिज्म के, उनके नाम क्या हैं? इन कॉन्टेक्स्ट विद द महायान बुद्धिज्म, इसके सेक्ट थे महायान एंड हीनयान एंड वज्रयान। तो महायान के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर बुद्धा कौन होंगे? नेम इट। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एक्विट्स। अक्विटल मतलब फ्री करना। फ्री करना समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, जो भी आरोप थे, गुनाह, उससे बरी कर देना बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। ट्रम्प। ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब क्रश करना, वॉक ओवर समथिंग, ट्रैम्पल। फजी दैट इज लैकिंग इन क्लैरिटी एंड डेफिनेशन, वो डेफिनेशन और क्लैरिटी नहीं है, बहुत धुंधला है वहां पे। एम्बेसडर का मतलब होता है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, फॉरेन पोस्ट होती है, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं एम्बेसडर्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कंपनी। सो ही इज एन शी इज एन एम्बेसडर ऑफ समथिंग। एबी इनिशियो, इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। So these are some vocabulary words. If you come across any other word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सीनेट ने एक्विट किया ट्रंप को ऑफ इंसाइटमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने हैंड ओवर किया अर्जुन मार्क 1A टैंक टू आर्मी। दिस इज अबाउट पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट डायरीज। दिस इज पॉलीमैथ। दिस इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ सॉल्यूशन फाइंडर्स। देन दिस इज असम वोटर लिटरेसी। This is boosting confidence, vaccination. This is endless war, editorial, Iran and Saudi ka this struggle. Then this is unclear jurisprudence, trampled rights. Disengagement deal better than expected. This is about this clash, LSE clash, India and China. पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कौन से टैक्सेस लगते हैं, क्या मैकेनिज्म है? विल हैव अ लुक। दिस इज फॉसिल्स, भीम बैटका में मिला है। एंड दिस इज फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट, अशोक दलवाई कमिटी। एंड दिस इज फास्टैग। ये है यूएई की होप प्रोब। पुलवामा अटैक 1 ईयर। देन पुलवामा अटैक एंड दिस इज चैलेंज फॉर ईसीआई डिस्ट्रेस प्लस प्रोटेस्ट। दिस इज अबाउट 1991 रिफॉर्म्स। और ये है आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. This is solution for CSET and some questions. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फ्रंट पेज में फर्स्ट न्यूज है, दिस इज सेनेट। सेनेट जो यूएसए की है उसने अक्विट किया है, मतलब बरी कर दिया ट्रंप को ऑफ इंसाइटमेंट। कैपिटॉल में अटैक हुआ था, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया जा रहा था, बट सेनेट ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं है। इम्पीचमेंट ट्रायल को यहाँ पे एक्विटल मिल गया है ट्रंप को। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हिंट्स एट रिटर्न टू एक्टिव पॉलिटिक्स। नाउ सी, यूएसए में प्रेसिडेंटशिप 2 बार आप ले सकते हो, 4 ईयर प्लस 4 ईयर। तो डोनाल्ड ट्रंप के अभी 4 ईयर्स हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट किया है बिकॉज दिस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन, इसमें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। और 74 मिलियन वोट्स मिले थे इलेक्शन में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, जो रिकॉर्ड है फॉर एनी इनक्यूम्बेंट। सो द पॉइंट इज ही इज स्टिल वेरी पॉपुलर। सो पॉसिबली नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप में ही कुड कॉन्टेस्ट। सो दिस इज द थिंग।
प्राइम मिनिस्टर ने हैंड्स ओवर किया अर्जुन मार्क 1A टैंक टू आर्मी। सी, ये अगेन एक न्यूज़ है, ये इंडिजिनस मेन बैटल टैंक है अर्जुन मार्क 1A। प्राइम मिनिस्टर ने इसको हैंड ओवर किया आर्मी को। ये शोकेस करता है इंडिया का यूनाइटेड स्पिरिट एंड सेल्फ रिलायंस। डिफेंस में सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है। सिप्री की रिपोर्ट हम देखते हैं, इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है आर्म्ड इक्विपमेंट्स का। इंपोर्टर, और इंपोर्ट मतलब खरीदते हैं हम, खरीदते हैं मतलब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, खरीदते हैं मतलब हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट। सो डिज़ाइन करें, डेवलप करें दिस चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, CVRDE ने बनाया है दिस अर्जुन मार्क 1A। ये यूनिट है DRDO की। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। इंडिजिनस मेन बैटल टैंक जिसका नाम है अर्जुन मार्क 1A। ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ये टैंक्स हैं। टैंक्स बहुत यूटिलिटी होता है जब ओपन बैटलफील्ड है, ग्राउंड है, प्लेन है। टेरेन जब प्लेन है तो टैंक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अर्जुन मार्क 1A। इसकी इतनी स्पीड है, क्रॉस कंट्री वेट इज दिस, इसमें गन भी लगी है 120 mm राइफल्ड, और ये रेट ऑफ फायर है, अम्यूनिशन से फुल्ली लोडेड है ये, और ये इसका थिंग है। द पॉइंट इज, जब भी हम इंडिजिनस की बात करते हैं ना, तो हमारा जैसे तेजस मार्क 1 भी देखा था, इंडिजिनाइजेशन का लेवल क्या है। जैसे तेजस का जो इंजन है वो हमने इंपोर्ट किया है, सिमिलरली जो हमने टैंक बनाया ये, इसमें इंडिजिनाइजेशन का लेवल क्या है। तो यहाँ 59% है अर्जुन मार्क 1A के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्टेड है, 63% फॉर दिस मार्क 1 था। सो ग्रेजुअली हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन है उसको भी हमें रेज करने की ज़रूरत है, इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं, इंडिया में सो कॉल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनते हैं, बट ये मोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, ये स्पेयर पार्ट्स सारे बुलाती है फॉरेन से, और इंडिया में आके ये बस उसका असेंबल करते हैं। तो वो मेक इन इंडिया के बजाय एक्चुअली असेंबल इन इंडिया हो जाता है। तो सिमिलरली इट इज़ अ गुड थिंग, सम स्टार्ट है, राइट डायरेक्शन में है कि हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज हमें लेवल ऑफ दिस इंडिजिनाइजेशन को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे 59% इम्पोर्टेड था, ये कम होना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए और खुद का डिज़ाइन ज़्यादा होना चाहिए, डोमेस्टिकेशन ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेजर आर्म्स का 2014 टू 18, और हमने करीब 9.5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो हुआ आर्म्स का वो इंडिया स्पेसिफिक था। मतलब पूरे वर्ल्ड में 100 रुपए के आर्म्स खरीदे तो हमने 9.5 रुपये का खरीदा। दिस इज अ ह्यूज नंबर। सो द पॉइंट इज हमें डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन करना ज़रूरी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। प्रिपेयर अ नोट ऑन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, इस पे भी एक बड़ा अच्छा PDF है, मैं उसको शेयर करता हूँ। रीड दैट PDF और फिर आप ये क्वेश्चन तैयार करो। नाउ सी, ये ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आंसर राइटिंग बहुत आसान तरीका है, बट द पॉइंट इज इसको रोज करना है और ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी थिंग। द पॉइंट इज प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, और इससे क्या होता है, स्पीड आती है। जैसे इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू मेक दिस वीडियो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था, तो द पॉइंट इज ग्रेजुअली प्रैक्टिस से ये टाइम कम हुआ, रिफाइनमेंट आया। तो दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग, आपको बस प्रैक्टिस करना है, रोज आप लिखो, अचानक सारे आपको लगेगा कि आइडियाज़ भी आ रहे हैं, पेन रुक भी नहीं रहा है एंड फ्लो आ रहा है। वो लेवल जब अचीव होगा ना, तो वो रियल एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एवरी डे, ग्रेजुअली सब चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, ओके। प्रिपेयर अ नोट, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन। Second, this is about polyglot diaries. Before that, bulk of vaccination recipients pass up second dose vaccination. So this is the front page of the Hindu. सेकेंड जो पेज है दैट इज़ अबाउट एजुकेशन प्लस। मंडे को ये बड़ा अच्छा सेक्शन आता है, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी इंसाइट्स होते हैं यहाँ पे अच्छे। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कोई रीजनल लैंग्वेज भी आती है, आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आती है। द पॉइंट इज़ जितनी हमें लैंग्वेजेस आती है ना, ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को शार्पन करती है। मैनी टाइम्स देखना, जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी लगेगी, हिंदी में डिफरेंट पर्सनैलिटी है, फॉरेन लैंग्वेज में
दिस हेल्प्स कॉग्निटिव दिस बिहेवियर। तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ये ब्रिंग्स अप विद इट दिस कॉर्न्यूकोपिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशली इन द न्यू नॉर्मल, और स्पेशली जब वर्ल्ड डिजिटल पुश हो रहा है और हम आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। यू टॉक टू अ फॉरेनर, आपको उससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। द पॉइंट इज ये जो लैंग्वेज है ना, ये केवल एक कम्युनिकेशन का मीडियम ही नहीं है, ये कम्युनिकेशन के साथ साथ उसकी पूरी लेगेसी, बिहेवियर, चॉइसेस, एवरीथिंग, ये जो चीज़ होती है ये लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब से देखने को मिलता है। सो द पॉइंट इज लैंग्वेज पे हमें कोशिश करना चाहिए वी कुड बिकम दिस मल्टीलिंगुअल। सो बीइंग मल्टीलिंगुअल इज नॉट जस्ट अ गुड स्किल बट ये एक नेसेसिटी है, स्पेशली कंसिडरिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे स्पेनिश की बात करें तो 400 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते हैं 44 कंट्रीज में। फ्रेंच 290 मिलियन बोलते हैं 24 कंट्रीज में। मैंडरिन चाइनीज़ है 1200 मिलियन है। जर्मन 90 मिलियन है। कॉग्निटिव एबिलिटीज एनहेंस होती है। सो व्हेन यू गेट टाइम ट्राई टू लर्न सम न्यू लैंग्वेज, ट्राई टू लर्न सम न्यू कल्चर। जितना हम एक्सपैंड करते हैं होराइजन, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेटर होती है। एक वर्ड होता है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ, अगर आपने रेनासांस पढ़ा है तो पुराने टाइम पे जब यूरोप का स्पेशली रेनासांस हुआ था तो वहाँ बहुत सारे फेमस पॉलीमैथ भी आए, पेंटर्स एंड ऑल। कुछ के नाम बताइए। दीज आर पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब ये होता है कि जैसे स्पेशलिस्ट है, समबडी इज स्पेशलिस्ट इन से पेंटिंग, कुछ स्कल्प्टर में है, कुछ मैथ्स में है, कुछ साइंस में। पॉलीमैथ जो होता है वो एक डिसेंट लेवल का नॉलेज रखता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ये वर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्वेंट होता है ना, सिविल सर्वेंट बेसिकली ये नौकरी कैसी है, ये बड़ी जनरलिस्ट टाइप की नौकरी है। जैसे पुलिस है तो वो पुलिस का काम करेगा, बट जो सिविल सर्वेंट में अगर आप से आईएएस की बात करोगे तो इसका बहुत वाइड डोमेन होता है। कॉमर्स से लेके, इकोनॉमी से लेके, टूरिज्म से लेके, एनीवेयर दे आर फिटेड एवरीवेयर। तो इनको ज़रूरी होता है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में इनको नॉलेज हो, एक डिसेंट नॉलेज हो। पॉलीमैथ होना अच्छी बात होगी यहाँ पे। पॉलीमैथ इज एन इंडिविजुअल हुज नॉलेज स्पान्स अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स known to draw on complex bodies of knowledge and solve specific problem। because you know what, आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स भी आती है वो एक डायमेंशन नहीं होता, प्रॉब्लम्स का मल्टी डायमेंशन होता है। कोविड आया तो कोविड का एक डायमेंशन सोशियोलॉजी हो गया, दूसरा डायमेंशन हो गया साइंस रिलेटेड हो गया, तीसरा हो गया हॉस्पिटल रिसर्च हो गया, फिर एक डायमेंशन आ गया फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही है। कोविड से हमने इंटरनेशनल रिलेशन किया, वैक्सीन मैत्री आ गया। देन कोविड से डिफेंस की बात आ गई, कोविड पे माइग्रेशन आ गया, कोविड पे फिर इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियल पुश देना पड़ रहा है। तो सी देर इज वन एस्पेक्ट और उसके इतने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो सकता है। इट इज़ गुड टू बी पॉलीमैथ, डिफरेंट डिफरेंट आपको वास्ट सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। सो दिस इज पॉलीमैथ। देन दिस इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंडिंग नेचर होना चाहिए। प्रॉब्लम तो सबको पता है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, बट द पॉइंट इज कैन यू कम अप विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ये एटीट्यूड डेवलप करना है। एवरीबडी नो देर इज अ प्रॉब्लम बट कैन यू कम अप विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ सॉल्यूशनरीज। राइजिंग ट्रेंड है फेलोशिप प्रोग्राम्स का, हेल्पिंग इक्विप इंडियन यूथ विद द टूल्स टू बैटल सोशल चैलेंजेस। यहाँ भी जो बात है कि इंटरडिसिप्लिनरी होना ज़रूरी है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट से हो तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में एकदम बोलो कि हमें कुछ भी नहीं आता है। नो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की भी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो यू कांट से कि मुझे आर्ट्स या फिर सोशियोलॉजी इनके ज़ीरो लेवल ऑफ दिस नॉलेज है। नो, आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, सोशियोलॉजी कैसे वर्क करती है, इंडियन सोसाइटी क्या है। द पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज गुड। इवन आप आर्ट्स सोशियोलॉजी के हो तो आपको एक बेसिक लेवल ऑफ दिस कोडिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, सब ना इंटरकनेक्टेड होती है चीज़ें। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना ज़्यादा अच्छी बात है। सॉल्यूशनरीज जो होंगे वो रिवॉल्यूशनरी थिंकर हो सकते हैं जिनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है। जब भी इंटरव्यूज होते हैं ना, मोस्टली उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। स्पेशली अगर आप जैसे एसएसबी में हो, एसएसबी में ग्रुप टास्क दिए जाते हैं। ग्रुप टास्क मतलब आप एक लीडर हो, आपको टीम लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे काम दिया है। अब यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी।
जो आपने पढ़ा है ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंसेस आएगा। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना ज़रूरी है लीडर का, ताकि वो क्विक थिंकिंग करे। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करते हैं, कैसे मैन यूटिलाइजेशन कैसे करें, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइजेशन। प्रॉब्लम्स आएगी, आपने कोई भी स्कीम बनाया, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं। यू हैव टू हैव दिस सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। कंप्लेन कम होना चाहिए, सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। हु कैन कॉन्फिडेंटली स्टेप इनटू द अनचार्टर्ड सीज ऑफ चेंज, बिकॉज अनचार्टर्ड सी है। कई बार हम कुछ चीज़ पहली दफ़े करते हैं, वी डोंट नो आउटकम क्या होगा, क्या चैलेंजेस होंगे, अनसर्टेनिटी है। सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है तो वो इजीली नेविगेट कर लेगा दिस अनचार्टेड सी को, और लीड करेगा टू अस टू सेफर शोर्स। सो द पॉइंट इज डेवलप दिस माइंडसेट, सॉल्यूशन फाइंड करिए। एप्लीकेशन पार्ट पे भी हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। सो दिस इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ सॉल्यूशनरीज। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एजुकेशन प्लस, और दिस इज फॉर द लव ऑफ एनिमल वेटरिनरी साइंस। दिस इज महापंचायत असम। Assam uses comms for voter literacy. Now see again solution mindset. लोगों में पॉलिटिकल यहाँ पे दिस जो लिटरेसी है वो कम है। सिटीजन्स मैनी टाइम वोट डालने आते नहीं है। दिल्ली जैसे शहरों में भी आप देखो 60-65% ही वोटर टर्नआउट होता है, लोग वोट डालने ही नहीं आ रहे, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो एक तो तरीका है कि यू आप स्टार्ट कंप्लेनिंग कि लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं है। सेकंड है कि यू स्टार्ट दिस असम, जैसे असम में किया, वोटर लिटरेसी के इनोवेटिव तरीके करें, लोगों को नज करें, इनोवेटिव तरीके से उनको पुश करें कि लेट्स कम आउट एंड कास्ट योर वोट। तो असम में इन्होंने क्या किया, ये अथॉरिटीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया डेली यूज आइटम्स, और डेली यूज आइटम्स के साथ स्वीप के मैसेजेस दिए। व्हाट इज स्वीप? स्वीप का मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और इसका मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है, लोगों को जागरूक बनाओ, लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराओ, प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी इन द कंट्री, कि आपको वोट डालना है, आपको जो वोट अपना डालना है वो बहुत रैशनल और ऑब्जेक्टिव वे में डालना है। रिमाइंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस पे एक सवाल है, तो असम में ये हो रहा है कि जो डेली यूज के जो आइटम्स हैं इनके, उन डेली यूज आइटम्स के साथ ये ऐसे एक मैसेज भी सेंड कर रहे हैं कि नाउ गो वोट, कास्ट योर वोट, लाइक दैट। तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। क्वेश्चन है, इट इज कॉमनली सेड दैट राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर को रिलेटिव। ऐसा नहीं है कि आप केवल राइट्स ही राइट्स एंजॉय कर रहे हो और बदले में कंट्री के लिए कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तो इट इज कॉमनली सेड दैट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर को रिलेटिव। इस सेंटेंस को इलेबोरेट करिए। समटाइम्स बैक एक बड़ा अच्छा पीडीएफ आया था, दिस एक्सपैंडिंग द आइडिया ऑफ इंडिया में माई फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको मैंने सेव कर लिया था, ये जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लिखा था। इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, 10-12 पेज का है, इसको आप एक बार जल्दी पढ़ के देखना। इसमें इन्होंने अपना बताया है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनमें भी जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए, एज अ सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद ये कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे लिख दी थी, बट इसके अलावा भी इसका एलैबोरेट इंटरप्रिटेशन कैसे होगा 51 ड्यूटीज के अपार्ट भी। ड्यूटी टू वोट, या फिर ड्यूटी टू पे टैक्सेस, या फिर ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स, ये ड्यूटी टू कीप इन द प्रेमाइसेस को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। ड्यूटी टू प्रिवेंट सिविल रॉन्ग्स है। ड्यूटी टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, प्रोटेक्ट करें विसल ब्लोअर्स को, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स एट्सेट्रा। ये कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे में भी आपको बड़ा हेल्प करेगा। ये पीडीएफ भी मैं अभी शेयर करता हूँ, क्विकली जस्ट स्किम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, एंड देन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको इलेबोरेट करिए कि ड्यूटी भी ज़रूरी है, राइट अलोन इज नॉट देयर, को रिलेटिव हैं दोनों। देन दिस इज अबाउट इंटर स्टेट बाउंड्री इशू जो हो रहा है ओडिशा और दिस आंध्रा में। कुछ जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के जिले हैं, इसको इस जगह रखना है या इस जगह रखना है, दोनों में अभी यहाँ पे डिस्प्यूट्स है। सिमिलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट एक महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में भी हो रहा है। दिस इज बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। ये न्यूज़ है कोविड-19 का।
द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट अवेलेबल स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन्स आर यूज्ड एफिशिएंटली। जो स्टॉक्स हैं, हम वर्ल्ड का दिस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, तो जो स्टॉक्स हैं उसको हम एफिशिएंटली यूज करें। कोविड-19 का डाउनवर्ड ट्रेंड है, एक्सेलेंट थिंग। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंटलाइन स्टाफ को दिया, वेरी गुड। 50 प्लस पॉपुलेशन का भी अभी जो 50 प्लस है उनको भी वैक्सीन डिलीवरी स्टार्ट होगा। जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको भी प्रायोरिटी में देंगे। वैक्सीन मैत्री नाम से हम जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें भी हम डील कर रहे हैं वैक्सीनेशन डिलीवरी। तो द पॉइंट इज एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, बट कोविड के कुछ स्ट्रेन्स भी हैं, जैसे एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था, एक यूके में नया स्ट्रेन आया। तो देर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी। डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। कॉम्प्लासेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है। नो टू वैक्सीन हेजिटेंसी भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द आइडिया ओवर हियर। देन एंडलेस वॉर सऊदी अरेबिया में, अरेबियन पेनिनसुला में, और इधर जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहा है उसका कुछ एंड नज़र क्यों नहीं आता है। ये टॉपिक भी हमने पहले काफ़ी डिटेल में देखा है। क्विकली हम देखें तो ईरान है, ये सऊदी है, और ये जो पूरा है दिस इज अरबियन पेनिनसुला। ये अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये 3 साइडेड से वाटर से है। यहाँ कौन सा सी है बताइए, इधर कौन सा सी है, और यहाँ पे कौन सा सी है। तो 3 साइड से वाटर है, दैट इज वाई दिस इज अ पेनिनसुला। ये यमन है, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, और दिस इज सऊदी। सऊदी सबसे बड़ा कंट्री है यहाँ पे। तो एक तो ये सऊदी हो गया, फिर इस साइड अगर क्रॉस करें तो ये ईरान हो जाता है। ईरान भी बहुत बड़ा कंट्री है। सऊदी एंड ईरान में यूजुअली थोड़ा टेंशंस चलते हैं यहाँ पे शिया वर्सेस सुन्नी का भी एंगल है। अब द पॉइंट इज ये दोनों लोग चाहते हैं कि इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो। सऊदी अरेबिया और ईरान राइवल करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो सी, जैसे ये ग्राफ देखिए, ये ईरान है, ये सऊदी है। अब यहाँ पे यमन है, यमन को बैक करता है ईरान, बैक करता है यहाँ के हाउती रेबल को। सऊदी को ये पसंद नहीं है, तो यहाँ पे दिस फाइट इज गोइंग ऑन। अब इसमें यूएसए आ जाता है। यूएसए फ्रेंड है सऊदी अरेबिया का, तो यूएसए, मिस्टर ट्रम्प जो थे वो यूजुअली सऊदी को बैक कर रहे थे। यहाँ पर है कतर। कतर अच्छा फ्रेंड था यूएसए का। तो अब जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद सऊदी के जो स्कोप है फॉरेन डिप्लोमेसी, इसमें 2 चेंजेस नजर आ रहे हैं। पहला चेंज तो ये आ रहा है कि जो कतर से यहाँ पे ब्लॉकेट लगाया था, सऊदी ने यहाँ ब्लॉकेट लगा दिया था। बिकॉज कतर का एक तो टेलीविजन है अल जजीरा, जो सऊदी को पसंद नहीं है। दूसरा, कतर की प्रॉक्सिमिटी ईरान के साथ हो रही थी। तो जो ब्लॉकेट लगाया था सऊदी ने उसको लिफ्ट कर दिया। बिकॉज कतर में अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, गैस के रिजर्वॉयर्स बहुत है। दूसरा, यमन के साथ जो वॉर चल रहा था सऊदी का इन हाउती रेबल्स को रिमूव करने के लिए, उस पर भी टेम्पररी यहाँ पे स्टे लग रहा है। वाई? बिकॉज बाइडेन अगेन इसको सपोर्ट नहीं कर रहे यूएस के। सऊदी अरेबिया बैक करता था यहाँ की हार्डी गवर्नमेंट को, और यहाँ हाउती रेबल को बैक कर रहे थे ईरान। तो एक्चुअली में सऊदी और ईरान लड़ रहे थे, बट जो बैटल फील्ड था वो हो गया था यमन। तो यमन में बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा था ये। सो दिस इज द थिंग। बाकी और भी मिडिल ईस्ट में इन दोनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। हैव अ लुक एट दिस मैप नाउ। इनिशियल अभी जो आर्टिकल में लिखा है वो ये है, सऊदी ने ब्लॉकेट कतर का ओवर कर दिया है, वर्ल्ड कप एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड, जो वॉर था हाउती यमन के साथ उसको भी स्टॉप कर दिया है। तो क्या ये यूएस प्रेसिडेंट की बाइडेन पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है? बिकॉज सऊदी एंड यूएसए आर वेरी क्लोज। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड, ईरान के साथ मिस्टर ट्रंप और ईरान की बिल्कुल नहीं बनती थी, बट जो बाइडेन है उन्होंने फिर से बोला है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो था ट्रंप ने जिससे पुल आउट कर लिया था उसको फिर से रीस्टोर किया जाए। मीनवाइल जो ईरान है ये खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये जो पूरा रीजन है ना, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वी आर वेरी मच न्यूट्रल। हमारी सऊदी से भी फ्रेंडशिप है, ईरान से भी फ्रेंडशिप है, यूएई, ओमान, वी आर फ्रेंड्स एवरीवेयर। सबके साथ हमारे फ्रेंडशिप है। और हमारे ऑयल भी हम यहाँ से लेते हैं, हमारे बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। सो दिस इज द थिंग, वी वांट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस जोन, एंडलेस वॉर। दिस इज द न्यूज़ अबाउट दिस जुरिस्प्रूडेंस ट्रैम्पल्ड राइट्स। ये भी एक न्यूज़ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है टेक जाइंट्स वर्सेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बैन लगाती है वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट बैन ने लगाया कुछ ट्विटर हैंडल्स में। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है? ये जो वेबसाइट है, न्यूज़ है या फिर रिपोर्टर्स हैं, ये भी क्या जो जर्नलिज्म के एथोज हैं उसको फॉलो करते हैं? सेंसेशनलिज्म, व्यूवरशिप, टीआरपी के लिए ये मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन देते हैं।
फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो इसका भी कोई एक क्लियर कट आंसर है नहीं। गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी और जर्नलिस्टिक फ्रीडम होना भी ज़रूरी है। लीगल रिजीम जो होती है वो इनेबल करती है गवर्नमेंट को टू ब्लॉक वेबसाइट्स नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। द पॉइंट इज यहाँ पे लॉज जो है ना उनको एक क्लियर कट लॉज बनाना जरूरी है। रिफॉर्म्स, आईटी एक्ट 2000 इंडिया में ये एक सोल एक्ट है जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो सब इस आईटी एक्ट 2000 से आती है। श्रेयस सिंगल केस हुआ था, 66A को हटा दिया था, 69A स्टिल देयर। 69A मतलब गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है वेबसाइट एंड कंटेंट एंड यूजर्स को। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने कुछ गैर जिम्मेदार पोस्ट कर दिया, उससे कोई गलत चीज हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इधर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर। गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंट और रैशनल वे में एक्ट करना जरूरी है। तो इसमें यही सब बातें हैं। देन द डिसएंगेजमेंट डील बेटर देन एक्सपेक्टेड। दिस इज अगेन अबाउट विजडम। विजडम स्ट्रेंथ है, पावरफुल है। तो आप देखना ट्रू स्ट्रेंथ टू ट्रू पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके हमेशा यू आर ईगर टू पिकअप फाइट्स। पीस जो होती है इसका डिविडेंड बहुत हाई होता है, पीस डिविडेंड होता है, दिस इज वेरी हाई। तो इफ अ पर्सन इज लुकिंग फॉर पीस देन इट डजंट मीन कि वो वीक है। इंडिया चाइना के साथ पीस रखना चाहता है बिकॉज पीस डिविडेंड आएगा। बट कॉशियस डिप्लोमेटिक होना चाहिए, मिलिट्री प्लानिंग होना चाहिए, हॉक लाइक विजिल होना चाहिए। जैसे बाज होती है ना, बाज की निगाहें, ऐसे हमें चाइना पे निगाहें रखना है। हॉक लाइक विजिल बाय इंडिया ये नीडेड है इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। डिसएंगेजमेंट एक करेक्ट स्टेप है। डील बेटर देन एक्सपेक्टेड, पीसफुल रिजोल्यूशन होना जरूरी है। विजडम यहीं पर है। बट मॉनिटर करो, वेरीफाई करो। मैसेज ऑफ एंड्योरेंस है, फेथ रखना चाहिए हमारी फोर्सेस पे और नेगोशिएशंस पे भी। परमानेंट सॉल्यूशंस पे हमें फोकस करना चाहिए। जैसे एलएससी जो फैंटम है इसको प्रॉपर डिमार्केशन किया जाए, यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस हो, प्रोटोकॉल्स हो। हम यहाँ पे जैसे हम अन दिस एरियल व्हीकल्स के थ्रू यहाँ पे मॉनिटरिंग करें या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट बनाएं, मशीनरीज टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करें, ताकि ये बिल्डअप जो हुआ था, फेस ऑफ हुआ था, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आए। सो वी नीड टू ट्राई टू फाइंड दिस परमानेंट सॉल्यूशन बिकॉज जो नेबर्स होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। चाइना एक ह्यूज कंट्री है, ये हमेशा यहाँ पे रहेगा। इंडिया इज ऑल्सो अ ह्यूज कंट्री, ये भी हमेशा यहाँ पे रहेगा। विजडम है कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे फोकस करें। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होना चाहिए, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस फोकस होना चाहिए, पेट्रोलिंग भी फोकस होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। देन व्हेन ट्विटर वाज इन राइट, ट्विटर के रोल सवाल उठ रहे हैं। द रिट्रीट ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट का जो मूव है जर्नलिस्टिक फ्रीडम को कर्ब करने का, जर्नलिस्ट भी हैं वो भी रेस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग। ओपनिंग अप द वैक्सीन मार्केट, और ये है पेइंग इन एक्सेस। यहाँ पे लिखा है जैसे अभी जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल का भी कुछ शहरों में ट्रिपल डिजिट पे हो गया था, पेट्रोल का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे एक्चुअली इसका पेट्रोल का प्राइसिंग डिसाइड होता है। तो काफ़ी ब्रीफ वे में यहाँ पे ये दिया है, इसको पहले भी हमने देखा था। लेट अस रिवाइज। ब्रेकिंग डाउन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस स्टेडली इंक्रीज भी होती है, डिक्लाइन भी होता है। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट कि फ्यूल प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होती है। तो फ्यूल क्या होता है, ये एक फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकलता है। और क्रूड ऑयल जैसे अभी हमने देखा अरेबियन पेनिनसुला हम इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट आयात कराते हैं, टैंकर से यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है। प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट, ये क्रूड ऑयल की प्राइस है जो अक्सर आप देखते हो कि कितने गैलन कितने डॉलर पर दिस बैरल हो गया है, प्राइस $30 $60, वो होती है क्रूड ऑयल की प्राइस। इस प्राइस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस ऑयल को दे पेड बाय ओएमसी टू प्रोड्यूसर्स, और ये चेंज होती रहती है एवरीडे। तो ये हो गया क्रूड ऑयल का प्राइस। इसमें अब क्या होता है, जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ क्रूड ऑयल का, उससे इंडिया लाने में ओशन का फ्रेट भी लगेगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगेगा, ब्रिंगिंग द ऑयल टू इंडिया। अब ये बिकॉज क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है, अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स बनते हैं। तो रिफाइनरी में इसका एक कॉस्ट होता है, रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस होती है, ये प्राइस पेड बाय ओएमसी टू रिफाइनरी होती है। फिर प्राइस चार्ज टू डीलर्स होता है, डीलर्स के पास आएगा, ये अपने मार्जिन और एक्सपेंसेस ये ओएमसी यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ये तो इसका पूरा कॉस्ट हो गया,
कॉस्ट बढ़ता जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे था इनपुट हुआ, अब ये प्राइस बढ़ गया, अब यहाँ पे और प्राइस बढ़ गया। अब इसके बाद आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये वो ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी, जो टैक्स इंपोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद फिर डीलर का कमीशन भी होता है, ओएमसी, बिकॉज वो भी ऑपरेट कर रहा है। फिर स्टेट्स में आता है तो लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। तभी आप देखना दिल्ली में अलग होगा प्राइस, मुंबई में अलग होगा, एमपी, गुजरात, राजस्थान, सब जगह अलग होगा। स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। और फिर इसके बाद जो पेट्रोल पंप पे आप प्राइस खरीदते हो वो रिटेल कंज्यूमर में आता है। तो सी, ये ड्यूटी लगी और एक ये ड्यूटी लगी, बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट लगा। सो दैट इज वाई क्रूड ऑयल का प्राइस जब हमें यहाँ पे मिलता है तो उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सरकार के लिए ये एक बड़ा कैश का हुआ है, बड़ा इजी मनी है, तो कोई भी गवर्नमेंट इसको कट करने का ऐसा करती नहीं है, बिकॉज यहाँ से बहुत आसानी से सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो कभी भी पेट्रोल ऑयल की प्राइसेस कम करने के मूड में रहती नहीं है। सो दिस इज द थिंग, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। नाउ दिस इज फॉसिल्स ऑफ दिस भीम बेटका में मिले हैं ये। बिफोर दैट केरला में टूरिज्म एंड पोटेंशियल, दिस इज फॉसिल्स। फॉसिल्स हैं डिकिंसोनिया फाउंड एट भीम बेटका। भीम बेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, मध्य प्रदेश में है। डिस्कवरी नियर भोपाल इज द अर्लीस्ट नोन एनिमल्स अबाउट 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ऐसे पेंटिंग्स भी बनी हुई है यहाँ पे इस पुराने टाइम की। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया 3 फॉसिल्स, लिविंग एनिमल आज से 550 मिलियन ईयर ओल्ड है, रूफ ऑफ दिस भीम बेटका रॉक शेल्टर में। ये ट्रेसेस हैं यहाँ पे मिले हैं। अब इससे जो ट्रेसेस है ना, तो उससे हमें ये भी पता लग रहा है कि पेलियो एनवायरनमेंट था। पहले असेंबली हुआ गोंडवाना लैंड में, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट हुआ, पोलर वॉन्डरिंग हुआ। ये सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और 2 में ये सारी चीज़ें दी हुई है 11th क्लास में। जैसे एक बड़ा पहले क्या था, एक कॉन्टिनेंट था पैंजिया, फिर एक सी था बड़ा सा पैंथल ऐसा, फिर ये ब्रेक हुआ यूरेशिया, गोंडवाना लैंड। इंडिया जो था वो पहले साउथ में था, फिर इंडिया ऐसे करके क्रॉस करेगा, नॉर्थवर्ड मूवमेंट, इक्वेटर क्रॉस करेगा, फिर टेथिस सी था। ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से दिया है वो लोग ज्योग्राफी। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट। देन दिस इज फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट है। पैंडेमिक के कारण क्या हुआ कि जो फार्मर्स है इनकी इनकम डबल करने का जो पॉइंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था फार्मर्स क्या होते हैं। फार्मर्स वो होते हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर कर रहा है, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरीली पुअर हो, नेसेसरीली अनएजुकेटेड हो, नेसेसरीली डिप्राइव्ड हो, उसको अपने राइट्स पता नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ये हमने क्या कर दिया है, स्टीरियोटाइप कर दिया है हमें, कि फार्मर होते ही हम ये सारी चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आज की डेट में एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन भी ले रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, दे आर रिच, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर अर्निंग मनी इन द राइट वे, एंड they are looking into this agriculture as a career option. तो this is also one thing, farm income mission of target. बट हमारे यहाँ देखें ना, इसका भी एक लंबा हिस्ट्री है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है ना इंडिया का, तो इंडिया शुरू से क्या था, दिस कृषि प्रधान देश था, प्लस हमारे यहाँ आर्टिसंस भी थे, तो इकोनॉमी हमारी फ्लरिश हो रही थी, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई थी। फिर आ गए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने आर्टिसंस लाइफ को दिस जीरो कर दिया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सब लोग फोर्स हो गए एग्रीकल्चर में जाने के लिए, और उससे एग्रीकल्चर में बर्डन हुआ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और तब से ये एग्रीकल्चर की मिजरी कंटिन्यूड है। तो द पॉइंट इज, इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो हमारे पास फूड का शॉर्टेज होता था। पहले जो फेमाइन आते थे ना, वो मैन्युफैक्चर्ड फेमाइन होते थे, बिकॉज जो खाने का फसल है उसके बजाय सारा रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाता था कैश क्रॉप में, बिकॉज ब्रिटिशर्स को ये चाहिए था, इंडिगो चाहिए था एंड एटसेट्रा, कॉटन, जूट वगैरह। अब इनको खा तो सकते नहीं है, तो इसके कारण दिस अकाल, सूखा, भुखमरी ऐसी चीज़ें आती थी। एग्रीकल्चर तभी से प्रॉब्लम हुआ। फिर जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इसने भी बैकबोन पूरा तोड़ के रख दिया। द पॉइंट इज, इतने सालों से जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिफॉर्म्स करना ज़रूरी था। अब 1947 के बाद हमने देखा काफ़ी प्रॉब्लम है, शिप टू माउथ कंट्री बन गए, तो हमने सोचा प्रोडक्शन बढ़ाओ, कुछ भी करके प्रोडक्शन बढ़ाओ, चाहे एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो या नहीं हो, एमएसपी प्रोवाइड करो, जस्ट प्रोड्यूस। इसने सक्सेस भी दिया। अब जब सक्सेस आ गया तो आगे हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोडाउन्स हैं, एमएसपी गोडाउन्स,
ये ओवरबर्डन हो रहे हैं, इनके पास परचेज करने का पैसा नहीं है और उस परचेज फसल को रखने की जगह नहीं है। तो दैट इज़ वाई पॉलिसी फिर से चेंज करने का टाइम लग रहा था और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी नेसेसरी है सो दैट एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। इसी में अशोक दलवाई कमेटी थी जिसने बात किया डबल करें फार्मर की इनकम को। अब सी, पहले हमको बस खाना चाहिए था तो हमने सारा फोकस किया व्हीट पे और राइस पे, बट अब ये सस्टेनेबल नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना इज नीड ऑफ द आवर। अलाइड एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करें। एग्रीकल्चर में सप्लीमेंट्री इनकम होना चाहिए। रिफॉर्म्स नेसेसरी है और इमेज मेकओवर करने का है। ऐसा नहीं कि फार्मर हमेशा बेचारा दुखियारा बेचारा इस टाइप से बनाए, नो। हमको यहाँ पे टैलेंट अट्रैक्ट करें, इसको प्रॉफिटेबल बनाए, दिस शुड बी अवर वे फॉरवर्ड। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इंडिया की 50% प्लस पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, बट एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 15, 16, 17%। वी नीड टू वर्क ऑन दिस। तो फार्म इनकम मिशन फिलहाल के लिए ऑफ टारगेट है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ने भी और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। ये है फास्टैग। गडकरी साहब वेरी एफिशिएंट। फास्टैग डेडलाइन वोंट बी एक्सटेंडेड। ये साहब गडकरी साहब ने कहा फास्टैग जो है ये क्या है कि जैसे हम टोल पे टैक्स लगाता है तो क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वे में एक चिप लगा दें। चिप के थ्रू अपने आप पैसे कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है ना वो कम होगा। वरना अक्सर आप देखो लड़ाइयाँ हो जाती है फास्टैग टोल कलेक्शन में, या फिर यहाँ पे बहुत लंबी क्यू हो जाती है, लाइन लग जाती है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इट इज़ अ गुड थिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का यूजेज हो रहा है फास्टैग। Then this is about education, and this is listen to the doctor Shreya Ghoshal. Excellent voice, soothing, very soothing voice. Big fan. Then this is breaking the bamboo ceiling. Trump remains a dominant force in this grand old party, Republican. Then to climate with US envoy, do not harbor fugitive protesters. ये बात है म्यांमार में protester. Harbor मतलब शरण करना, fugitive मतलब भगोड़े, protesters. देन दिस इज फायर डिस्ट्रॉय टैंक। ये यूएई का होप प्रोब है, होम फर्स्ट इमेज इसने मार्स का सेंड किया। एक्सीलेंट न्यूज। कवर ड्राइव इन पैंडेमिक टाइम्स। दिस इज इकोनॉमी। एंड कल अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया यहाँ पे। दिमित्रोव टीम आउट हो गया है। सो दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन इन क्रिकेट। नाउ लेट अस मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। सीआरपीएफ पर्सनल पे ट्रिब्यूट टू जवान्स martyred in Pulwama attack, this Pulwama on Sunday. Then this is key to foreign land. Then this is Pulwama challenge for FCI. Now see, distress plus protest. अब क्या है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया का काम क्या होता था, प्रोक्योरमेंट भी लेता था वो एमएसपी में, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर है प्रोक्योरमेंट करने का और उसके पास स्टोरेज का भी कैपेसिटी नहीं है। सब्सिडी बिल इज सेट टू बलून। दिस इज द टेक्निकल, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है दिस फूड कॉरपोरेशन इंडिया का। देन दिस इज नोआस आर्क, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। दिल्ली को पानी कहाँ से मिलता है पीने का? यमुना से, गंगा से और ग्राउंड वाटर से। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, वर्क अभी भी है यहाँ पे, रेस्क्यू वर्क। केरला मूव कर रहा है मिनी म्यूजियम बनाने के लिए, मिनी म्यूजियम। स्लिपिंग अप, ये बिहार में सी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए कोविड की। दिस इज इम्पास, जुडिशरी ने नाम सजेस्ट किए जजेस के, वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। दिस इज अ पार्टीसन फेडरलिज्म। फाइनेंस कमीशन, कल हमने ये प्रिपेयर किया था फाइनेंस कमीशन का टॉपिक, अपने आंसर्स भी लिखे। फाइनेंस कमीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट वल्नरेबल, फर्स्ट वैक्सीनेशन में जो स्केवेंजर्स हैं उनको भी प्रायोरिटाइज करें, उनका हेल्थ भी काफ़ी वल्नरेबल है, फ्रंटलाइन स्टाफ भी। ये अगेन आर्टिकल है, मिस्टर अशोक गुलाटी साहब ने लिखा है। ही इज राइटर इन इन्फोसिस, चेयर प्रोफेसर एग्रीकल्चर एट दिस। यहाँ जो बात लिखा है अगेन वो बात है कि जो फंडामेंटली जो चीज़ें रॉन्ग है एग्रीकल्चर में हम उसको ठीक करें। एग्री मार्केट फ्रीडम होना चाहिए। वाटर अकाउंटिंग एक टर्म है, वाटर अकाउंटिंग। जैसे पंजाब हरियाणा में क्या हुआ कि जैसे सब्सिडी का कल्चर था, पानी इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड वाटर से काफ़ी इजी हो गया, खेतों को ऐसे पानी में किया। इससे क्या हुआ यहाँ पे भी दिस, बिकॉज ऑफ दिस जो सॉइल है इसका सैलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है। हम जो खाद देते हैं इन्हें, फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसमें भी सब्सिडाइज होता है। फर्टिलाइजर्स कई बार क्या होता है, ओवर यूज़ होता है। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से जो ज़मीन होती है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है।
इसलिए फिर हम लेके आए सॉइल हेल्थ कार्ड, लेसन्स फ्रॉम चाइना एंड इजराइल, एग्री मार्केट रिफॉर्म, जो वाटर है ना, ग्राउंड वाटर, इसको भी कंजर्व रिचार्ज करना जरूरी है। नो सी, ओवर एक्सप्लॉइटेड है। सी पंजाब में कितना ओवर एक्सप्लॉइटेड है, राजस्थान में बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेड है, हरियाणा, तमिलनाडु। दिस ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन को भी चेक करना है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। देन वाटर लेवल, दिस इज पंजाब एंड दिस। ये बड़ा अच्छा लाइन लिखा है कि 1991 का जो रिफॉर्म था, इसमें एग्रीकल्चर को कोई फायदा नहीं हुआ। ये पूरा रिफॉर्म था, ये सर्विस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग को भी नहीं हुआ, एग्रीकल्चर को भी नहीं हुआ। एग्रीकल्चर फूड पॉलिसीज कंज्यूमर ओरिएंटेड रही, प्रोटेक्ट द पुअर, ये हमारा अप्रोच रहा। तो उनको कभी भी बेस्ट प्राइस डिस्कवरी नहीं मिला, फ्री मार्केट नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट कंट्रोल था, स्टॉकिंग लिमिट थी, ट्रेडर्स मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थे। तो इससे क्या हुआ, बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं हुआ। और 1991 रिफॉर्म्स के बाद भी एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम फंडामेंटल्स चेंज करें, और कंप्लीट डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए क्रॉप्स में। एलाइड एक्टिविटीज जो होती है एग्रीकल्चर की, उसको भी प्रमोट करें, जैसे हाई यील्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, पल्सेस, ऑयल सीड्स। अभी पल्स डे भी हमने सेलिब्रेट किया था, ऑयल सीड्स। सो देयर हैज टू बी डाइवर्सिटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अभी के टाइम पे जरूरी है। दिस इज द थिंग। फील्ड्स ऑफ द फ्यूचर, दिस इज टूल किट फॉर चेंज। आंध्रा ओडिशा में डिस्प्यूट है इन 21 बॉर्डर विलेजेस में। कैलाश रेंज बहुत मैटर करती है हमारे लिए 1962 के बाद। देन दिस इज विमेन इन नेपाल, impeachment trial, Donald Trump acquittal, थाई कपल मैरी ऑन एलिफेंट्स, G7 लीडर्स वर्चुअल मीटिंग होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशियंट बियर फैक्ट्री निकाला है, ढूंढ के निकाला है इजिप्ट में। आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ एंशियंट बियर फैक्ट्री इन इजिप्ट। देन दिस इज प्रो ग्रोथ बजट है, कैश रिजर्व स्लाइडिंग, ONGC ने एक्सप्लोरेशन वगैरह ट्रिम कर दिया है। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, राइट। दिस इज रिफॉर्म्स चाइना, दिस। ये ना कुछ एक्ट्स हैं, एक्ट्स हम देखते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को एक बार देखते हैं। सी, ये आर्टिकल्स ऑल्दो हम एक बार हिंदी में करना चाहते हैं, बट india.gov.in का ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट में जाओगे ना, इसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपडेटेड दिया हुआ है। सी, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यहाँ से आप जाके इंग्लिश टैप करोगे, ये इंग्लिश में आ जाएगा। दिस इज हिंदी। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा ना, आप यहाँ डाउनलोड पे जाओगे, इस PDF को भी मैं शेयर कर दूंगा। इसमें ये पूरे हिंदी आर्टिकल्स और इंग्लिश आर्टिकल्स और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। सो आज का जो है दैट इज दिस, संघ और इसके क्षेत्रों में, क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अब सी, कॉन्स्टिट्यूशन कल हमने देखा था कि बड़ा सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इंडिया क्या है, संघ के क्षेत्र का नाम, जैसे इंडिया क्या है, इसका आर्टिकल, उसके नेम्स। फिर नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना, ये आर्टिकल 2 में है। 2A था सिक्किम का, जो बाद में कैंसिल हो गया। 3 है नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल। इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, स्टेट्स टूट सकते हैं। राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नाम परिवर्तन, कई बार देखना नाम भी चेंज हुए हैं। उत्तराखंड का नाम पहले उत्तराखंड नहीं था, अलग नाम था, पुराना नाम क्या था आप बताओ। ऐसे कुछ राज्यों के नाम भी चेंज हुए हैं, ओडिशा का नाम चेंज हुआ, ऐसे। सो राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन हो सकता है। दिस इज 3। 4 है अनुच्छेद 2 और 3। 2 और 3 बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची पूरक, दिस अनुषांगिक, आनुषंगिक एंड अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंशियल मामलों में संशोधन किया जा सके। तो फर्स्ट 4 जो हैं आर्टिकल्स, दैट टेल्स अबाउट दिस इंडिया, what is India, India that is Bharat, what is its territory, what is the status of its states, states के name, area etc they can be changed, and constitution में this assembly को ये सारी चीजें चेंज करने का राइट भी है। so this is article 1, 2, 3 and 4। अब इसके बाद आपने इंडिया डिसाइड कर दिया, मतलब आपने बता दिया दिस इज इंडिया। अब इसके बाद जो आर्टिकल 5 to 11 होगा, वो होगा इस इंडिया में रहने वाले लोग, सिटीजन, वो हम कल देखेंगे। कल के सवाल हैं, यहाँ एज रिलेटेड बात था। जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो आप कोशिश करो प्रेजेंट किसी तरह फाइंड कर लें, और प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में आप पास्ट देख सकते हो, और प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में आप फ्यूचर देख सकते हो। तो लेट करते हैं कि जो सन है उसका प्रेजेंट एज x है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 38 - x इज इक्वल टू x।
गिवन है 38 माइनस एक्स मतलब 38 जो इफ द फादर एज इज 38 नाउ द सन एज 5 years बैक हमें फाइंड करना है. I was as old as you are at present at the time of your birth. So 38 minus x is equal to x. तो प्रेजेंट एज ऑफ सन आ जाएगा 19. अब 5 साल और कम कर दो तो 19 माइनस 5 दैट इज 14. तो प्रेजेंट एज ऑफ दिस सन इज 14. ओके, सो ए इज द आंसर. यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट एज अज्यूम किया, बी का x है और a का कितना हो गया x प्लस 9 बिकॉज वो 9 साल बड़ा है. अब गिवन क्या है x प्लस 9 और 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 10. आज से 10 साल पहले तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 10, इससे x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा. इसमें रेशियो दिया हुआ है, जब भी रेशियो दिया होता है उसको 3x 4x में कन्वर्ट करना है. अब अगेन प्रेजेंट एज आ गया 5 years अगो मतलब पहले -5 प्रेजेंट रेशियो 5:7 है तो 3x माइनस 5 4x माइनस 5 हो जाएगा 5/7. ये उस टाइम का रेशियो दिया हुआ है 5/7. इससे x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखो 3x 4x 30 एंड 40 है. ये बड़ा आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड इट्स वेरी इजी. मदर्स एज टुडे इज थ्राइस एज हर डॉटर. आज की डेट में थ्राइस एज हर डॉटर. 10 साल बाद इट वुड बी जस्ट डबल. हाउ ओल्ड इज द डॉटर टुडे. आज निकालो, पुराने का केस दिया है, आगे का केस दिया है, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा. अ मैन इज 24 years old than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. तो प्रेजेंट एज कितना होगा, अगेन सिंपल. राज वॉज 1/3 as old as रहीम. राज 1/3 है as old as रहीम, वो भी 5 साल पहले. एंड राज इज 17 years old now. तो हाउ ओल्ड इज रहीम. अगेन थिंक, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, मैथ्स में का भी यही है, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना टिप्स में ये सारे आंसर्स, तुरंत कैलकुलेशन भी फास्ट होता है और सिली मिस्टेक नहीं होती है. दिस इज द थिंग. सो प्रैक्टिस. सो दीज आर 3 क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर. कल हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे. ये सी सेट कल का है, ये अनुच्छेद है. दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर, यूएई, पुलवामा. दिस इज एफसीआई एंड दिस इज अशोक दलवाई, फास्टैग. दिस इज भीमबेटका, डीजल प्राइसेस, डिसएंगेजमेंट. दिस इज अबाउट राइट्स. ये है एंडलेस वॉर इन यमन, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस. प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. अधिकार और कर्तव्य, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, पॉलीमैथ. सारा वाइड रेंज ऑफ नॉलेज होना चाहिए, रेंज भी होना चाहिए और डेप्थ भी होना चाहिए, सर्टेन डेप्थ. देन दिस इज मार्क 1A और this is 15th of February 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.